नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वेदांत आईएएस। आज एक बार फिर से हम आधुनिक भारत की क्लास में हैं और आज हम उन राज्यों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया और खुद को अलग राज्य घोषित किया। और इनमें सबसे पहला नंबर आता है मराठा राज्य का। मराठे महाराष्ट्र के जमींदार वर्ग से आते थे। इनको देशमुख कहा जाता था। इनमें से एक थे शाहजी, जिनके पास बीजापुर और अहमदनगर की जमींदारी थी। इसके बाद उनको एक पूना की जागीर मिलती है और उसको वो अपने पुत्र शिवाजी को दे देते हैं। बाद में शिवाजी अपने एबिलिटी के बल पे साउथ के राज्यों और मुगल साम्राज्य के बीच चल रहे संघर्ष का फायदा उठाते हैं और अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर लेते हैं। और 1674 में शिवाजी एक इंडिपेंडेंट मराठा राज्य की स्थापना करते हैं। बाद में मराठा साम्राज्य पेशवाओं के अधीन एक बहुत बड़ा एम्पायर बन जाता है और एक मराठा परिसंघ बनती है। इस परिसंघ में कई सारे सदस्य थे, जैसे पूना के पेशवा, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोंसले। मराठे दो तरह के कर लेते थे। पहला था चौथ, जो कुल उपज का 25% होता था, और दूसरा था सरदेशमुखी, जो कुल उपज का 10% होता था। यहाँ पे आप सरदेशमुखी को समझिए। देशमुख कहा जाता था जमींदारों को, ठीक है। इसके ऊपर एक शब्द और लगाया गया, सर। तो सर देशमुखी का मतलब बना जमींदारों के जमींदार। लेकिन इस काम से मराठा परिसंघ फ्यूडल हो गया और मराठे घराने आपस में ही कंपटीशन करने लगे और इस कारण वो 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगानों से हार जाते हैं और उसके बाद ब्रिटिश से भी हार जाते हैं। इसके बाद एक राज्य और था सिख। सिख एक्चुअल में एक धार्मिक पंथ था और इसके संस्थापक थे गुरु नानक जी। इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें किसी भी तरह का जाति भेद नहीं था और ये एक समता मूलक समाज का द्योतक हुआ करता था। इसमें दो प्रथाएं चलती थी, संगत और पंगत, और इन प्रथाओं ने सिख पंथ में सामुदायिकता की भावना को बढ़ाया। देखिए, संगत में क्या होता था, सभी लोग सामूहिक रूप से ध्यान लगाते थे और पंगत में सभी लोग साथ में बैठ के भोजन करते थे। तो इस चीज ने ये बताया कि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समान है। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करवाया। लेकिन मुगल बादशाह जहांगीर से इनका एक डिस्प्यूट हो जाता है और इस कारण इनको शहादत मिलती है। इनकी शहादत के बाद सिख पंथ का मार्ग अलग हो जाता है और गुरु अर्जन देव के पुत्र हरगोविंद ने सिख पंथ का सैनिकीकरण करा और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने सैनिकों को सैनिक दृष्टि से अधिक मजबूत बनाने के लिए खालसा पंथ की स्थापना करी। इनके बाद बंदा बहादुर ने सिखों को संगठित करने का प्रयास करा, लेकिन वो संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वॉइड आया और सिखों ने इस पॉलिटिकल वॉइड को भरने का प्रयास भी करा। 1764 में सिखों के कुछ महत्वपूर्ण सरदार अमृतसर में एकत्रित हुए और उन्होंने सिख राज्य की स्थापना करी। आगे रणजीत सिंह के कमांड में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य बन गया। तीसरा राज्य था जाट। जाट मथुरा और आगरा के आसपास के क्षेत्र में रहते थे। उनमें से एक थे जमींदार गोकुल जाट, जिन्होंने 1677 में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया, लेकिन उस विद्रोह को दबा दिया गया। 1685 में राजा राम जाट ने विद्रोह किया और उस विद्रोह को औरंगजेब ने दबा दिया। लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद चूड़ामन जाट और बदन सिंह ने विद्रोह किया और जाट साम्राज्य की स्थापना की। तो जाट साम्राज्य को बनाने वाले थे चूड़ामन जाट और बदन सिंह। ये दो नाम इंपॉर्टेंट है। रोहिल्ला राज्य को अफगानों ने स्थापित करा। अफगान पहले मुगलों की सेवा में थे, लेकिन जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया तो अफगानों ने मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाया और अवध के उत्तर में एक इंडिपेंडेंट राज्य रोहिल्ला की स्थापना की। तो रोहिल्ला को बनाने वाले थे अफगान। ये सन 1707 के बाद का मैप है। यह है अवध, यह है बंगाल, यह है मराठा साम्राज्य, यह है राजपूताना, यह है हैदराबाद, यह कर्नाटक और यह है मैसूर। इसका कंक्लूजन क्या निकला? मुगल साम्राज्य के राजस्व में कमी आने लगी, उनकी सेना कमजोर हो गई, आंतरिक गुटबाजी हुई जिसके कारण बार बार शासक बदलते गए, शासन की स्टेबिलिटी खत्म हो गई। जिन क्षेत्रों में विद्रोह नहीं हुआ था वहां भी नियंत्रण कमजोर हो गया और मुगल प्रशासन अंदर से पूरी तरह से सड़ गया। इसके विपरीत जो क्षेत्रीय राज्य थे, जैसे बंगाल है, अवध है, हैदराबाद है, मैसूर, कर्नाटक, इन क्षेत्रों के शासक बेहतर प्रशासन देने लगे। उनके लिए आसान था अपने रिसोर्सेस को कलेक्ट करना और उनको डेवलप करना। उन्होंने अपने राज्य में अच्छी सेवाएं दी,
राज्य को बढ़ाया, आर्ट एंड लिटरेचर को संरक्षण दिया। इसके साथ भारत में यूरोपीय कंपनियां भी आने लगी, उनकी गतिविधियां तेज हुई और वे बड़े पैमाने पे भारत से एक्सपोर्ट करने लगे। इस एक्सपोर्ट के बदले में भारत में बड़ी मात्रा में सोना और चांदी आई। इसके अलावा यूरोपी भारत में कई सारी नकदी और बागवानी फसलें भी लेके आए और बड़े पैमाने में इनकी खेती होने लगी। इससे कृषि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक लेन देन बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश शक्ति व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक शक्ति बन गई। अगर हम मध्यकाल तक एशिया और यूरोप की कंडीशन को कंपेयर करें तो एशिया बड़ा महाद्वीप था, यहाँ ज्यादा संसाधन थे। विश्व की टोटल जीडीपी में भारत और चीन का हिस्सा 55% तक था। लेकिन इसके विपरीत यूरोप छोटा महाद्वीप था, रिसोर्सेज कम थे। उनके राजनीतिक क्षेत्र में फ्यूडल सिस्टम काम करता था और सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्षेत्र पर रोमन कैथोलिक चर्च का कंट्रोल हुआ करता था। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यूरोप पतनशील था और प्रोग्रेस के कोई चांसेस नहीं थे। यहां पे एक शब्द आया था सामंतवाद। सामंत, जिसे हम फ्यूडलिज्म कहते हैं, ठीक है। सामंतवाद क्या होता है? मान लीजिए ये एक लैंड है, ठीक है, एक बहुत बड़ी भूमि है। मान लीजिए ये एक राजा है और ये उसके लेबर्स हैं। ये एक भूमि का बहुत बड़ा भाग है, ठीक है। ये इस व्यक्ति की भूमि है, यानी इस भूमि का मालिक ये व्यक्ति है और ये इसके लेबर्स हैं। जो ये राजा कहता है वो ये काम ये लेबर्स करते हैं। इस भूमि में लेबर्स का काम क्या है? फसल उगाना, पशुपालन, दूध दही का काम करना, कपड़े आदि। जो दैनिक जीवन के काम है वो सारे के सारे ये लेबर्स करते हैं। अब इतने काम करने के बाद इनको बदले में क्या मिलता है? इनको मिलता है खाना, पीना, कपड़ा और रहना। हाँ, यानी कि ये लेबर्स इस राजा के लिए काम करते हैं और ये राजा बदले में इनको ये चीजें देता है, रहना, खाना पीना और कपड़ा। इनको इसके बदले धन नहीं मिलता है। तो एक तरह से देखा जाए ये इस व्यक्ति के गुलाम हो गए। गुलामी तो हुए क्योंकि आप कोई काम कर रहे हैं, उसके बदले आपको केवल सामान मिल रहा है और पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो गुलामी कहलाएगी। अगर उनको धन मिलता, उस धन को सेव करते, एजुकेशन लेते, आगे बढ़ते और अपने जीवन स्तर को बढ़ा लेते। लेकिन क्योंकि उनको गुलाम बनाए रखना था तो उनको केवल खाना पीना और कपड़ा दिया गया, उनको धन नहीं दिया गया, उनको डेवलप होने का मौका नहीं दिया गया, ठीक है। इसे सामंतवाद कहते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसा क्या हुआ जिसके बाद यूरोप इतना आगे बढ़ गया? 1463 में एक मुस्लिम शक्ति जिसका नाम था ऑटोमन तुर्क, उन्होंने बिजेंटियन या पूर्वी रोमन साम्राज्य को हरा दिया और उसके संपूर्ण भूभाग और राजधानी कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। अब यूरोपीय व्यापारी के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि वो भूमध्य सागर को पार करके फारस की खाड़ी या लाल सागर के रास्ते भारत नहीं पहुंच सकते थे और यूरोप में भारत की चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, लेकिन रास्ता बंद हो गया था। तो इसके बाद यूरोपीय देश क्या करते हैं? इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और एक वैकल्पिक मार्ग की खोज करते हैं। देखिए, ये है यूरोप। अगर यूरोप से पहले इंडिया आना होता था तो इस रास्ते से आकर के पहुंचा जाता था भूमध्य सागर। तो ये है भूमध्य सागर। यहां से आने के बाद टर्की वाला जो हिस्सा दिख रहा है, यहां से आकर के एक रास्ता पर होता था ये वाला, ये था फारस की खाड़ी और ये लाल सागर, ठीक है। तो ये दो रास्ते थे भारत तक पहुंचने के लिए। इसके बाद ये यहां से आते और सीधे इंडिया पहुंच जाते, या यहां से आते थे तो यहां से भी इंडिया पहुंच जाते थे, ठीक है। तो ये रास्ता था। लेकिन क्या हुआ? टर्की ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया।
अगर उन्होंने किसी जगह पे कब्जा करा होगा तो उन्होंने वहां पे काफी लूटमार मचाई होगी और वहां अपने हिसाब से टैक्सेस लिए होंगे। तो वहां से जो भी चीजें आती उनको भी वो लूटते और उनसे भी ज्यादा टैक्स ले लेते। तो उन्होंने एक तरह से उस मार्ग को ही खत्म कर दिया जिससे यूरोप में डेवलपमेंट हो रहा था। तो इससे यूरोप बहुत पीछे हो जाता और ऑटोमन तुर्क बहुत आगे बढ़ जाता। लेकिन यूरोपीय देशों ने हार नहीं मानी और उन्होंने वैकल्पिक मार्ग की खोज शुरू करी। इसकी शुरुआत सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल ने करी। 1492 में स्पेन के कोलंबस अमेरिका की खोज की और 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने भारत तक पहुंचने का वैकल्पिक मार्ग खोज लिया। और इसके बाद इसमें ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी भी शामिल हुए और उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया तक का पूरा रास्ता खुल गया। देखिए, वास्को डी गामा एक सैनिक था, उसको हथियार चलाने आते थे, ठीक है, उसको लड़ना आता था, उसको पुर्तगाल के राजा का सपोर्ट भी था। देखिए, पुर्तगाल का एक राजा था इमैनुअल, तो वो पहले से चाहता था कि भारत तक पहुंचने का एक वैकल्पिक मार्ग खोजा जाए, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके जो आगे के वंशज होते हैं उन्होंने वास्को डी गामा का फुल सपोर्ट किया। इसके बाद वास्को डी गामा अपने भाई पाउलो और अपने एक दोस्त निकोलस ओस्लो को लेकर के लिस्बन से अपनी यात्रा शुरू करता है। लगभग यहाँ पे है लिस्बन, ठीक है, लगभग इसी जगह पे है। यहां से वास्को डी गामा अपने भाई पाउलो और अपने दोस्त निकोलस ओस्लो को लेके आता है और वास्को डी गामा के साथ थे जहाज और सैनिक। तो वो निकले यहां से, इस तरह से लगभग आता है, लगभग इसी जगह पे, ठीक है। सिएरा लियोन नाम की एक जगह पड़ती है, सबसे पहले वो वहां पहुंचते हैं। उसके बाद वो पहुंचते हैं इस जगह पे, लगभग यहीं पे। इस जगह का नाम था केप ऑफ गुड होप, जिसे आज केप टाउन कहते हैं। केप ऑफ गुड होप को एक यूरोपीय पुर्तगाली ने खोजा था और उसका नाम था बार्टोलोम्यो डाइस, ठीक है। तो यहां पहुंचने के बाद लगभग इस जगह पे, ठीक है, लगभग मैं बता रहा हूं, इस जगह पे है मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक पहुंचे वास्को डी गामा और उसके बाद वो पहुंचे लगभग इसी जगह पे जिसका नाम था मालिंदी। मालिंदी में पहुंच करके वास्को डी गामा को एक गुजराती व्यापारी मिलता है और वो वास्को डी गामा को लेकर के सीधे भारत पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भारत तक पहुंचने के रास्ते की खोज हुई, ठीक है। अब ये वाला रास्ता बंद है, ठीक है। अब आप एक बार यहां पे समझिए, ये वाला रास्ता बंद है, ऐसे रास्ता खोजा गया। उन्होंने ऐसा क्यों ट्राई नहीं करा कि वो ऐसे करके चले जाएं? भारत तक पहुंचने का ये रास्ता भी तो था, इस तरह से जा सकते थे, ये यहां पहुंच जाते। एक बात आप सोचिए, उन्होंने समुद्री रास्ते की खोज करी, इतना लंबा रास्ता चुना, एक पीछे से एक शॉर्टकट भी था और पैदल मार्ग था, पानी का भी कोई खतरा नहीं था। क्यों उन्होंने उस रास्ते को नहीं चुना? वास्को डी गामा ने इस रास्ते क्यों नहीं चुना, इसके बारे में जानकारी हमें मिलेगी अगली वीडियो में, ठीक है। तो इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि वास्को डी गामा ने इस रास्ते क्यों नहीं चुना। और अगर आपको हमसे सिविल सर्विसेज की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें। तो अगली वीडियो मिलते हैं। हैव अ गुड डे।